बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं। मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है। दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके, मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया, वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में
जुल्म किया, उसको इस शरीफ खानदान ने अपने घर शादी पे बुलाया। ये वो लोग हैं, ये शरीफ खानदान जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो कश्मीर के हुर्रियत लीडर से नहीं मिला, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाता। अपनी फौज को जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ यह भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। और कभी नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की। कुलभूषण यादव उसके मुंह से नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान समझता है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत आ गई कि बस अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने, और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके उनके एक डोनाल्ड लू, उनके एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को हुक्म किया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि धमकी दी। और साथ ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम, क्योंकि पीछे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आएगा, तो हम बड़े खुश होंगे और माफ कर देंगे। उनको वो मुरासला भेजता है। 7 मार्च को डोनाल्ड लू जो बात करता है हमारे एम्बेसडर से अमेरिका में, 7 मार्च को वो लिख जाता है। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक इस्लामी में दाखिल होती है, और देखते देखते हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी याद आ जाता है कि ओहो, तहरीक इंसाफ तो बड़ी बुरी पार्टी है। और साथ लोटे भी 20 लोटे गायब हो जाते हैं। तो अब जरा सुने, मैं तब कहता रहा कि यह पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है। मैंने हर जगह का मुरासला दिखाया, असेंबली में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि यह हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपें टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में
कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है। 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ, केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो अभी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें। हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई। 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं ये इसलिए अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी आईएमएफ ने प्रेशर डाला था। आईएमएफ हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ, लेकिन उनमें और हमारे में, इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, घर बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे? इनको क्या फर्क पड़ता है कि जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, तो क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सिर्फ यही नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका बिजली के ऊपर,
हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने, जब हमें आईएमएफ ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने आईएमएफ की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने बाहर कमाई की, मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, मैंने बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जीना मरना पाकिस्तान में है। इनके लोग, नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है, जब छुट्टियां बाहर, ईदें बाहर, 24 दफा ये जब प्राइम मिनिस्टर था, इसने बरतानिया के टूर किए, 24 दफा ये बरतानिया गया, 22 दफा निजी दौरों पे, प्राइवेट दौरों पे। आसिफ जरदारी 50 दफा दुबई प्राइवेट दौरे किए उसने। इमरान खान ने एक प्राइवेट दौरा नहीं किया, क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान है। तो ये लोगों को, इनको पाकिस्तान का कितना फिक्र होगी, ये देख लें। ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका है, इनको क्या फिक्र है? ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये आईएमएफ के गुलाम हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है, क्योंकि इनका पैसा जब बाहर पड़ा हो तो बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, अगर मेरा भी पैसा बाहर पड़ा होता तो मैं इनके सामने एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, क्योंकि रूसियों का आज ताल्लुकात खराब है अमेरिका के रूसियों से। उनके रूसियों के बड़े बड़े अमीर लोगों की जायदादें जब्त कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी डर है, जरदारी और शरीफ को, इन दोनों खानदानों को, कि इन्होंने अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके जो बाहर रखा हुआ है, ये कभी इनके सामने बात नहीं कर सकते। जब इनके दौर में 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान पे, 400 ड्रोन अटैक, बेकसूर लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, अमेरिका की जंग भी लड़ रहे हैं, और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये तो एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, कि आप फैसला करें दहशतगर्द कौन है और आप ही मार दें। मैं बार बार बताता हूं कि हमारा बड़ा दहशतगर्द लंदन में 30 सालों से बैठा हुआ है। कौन है वो? पूछ रहा हूं, कौन है वो जो अजीब अजीब बातें करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा कत्ल करवाया अल्ताफ हुसैन ने कराची में, आज लंदन में बैठा हुआ 30 साल से। क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? कभी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि अदालत में पहले साबित करो वो दहशतगर्द है। और हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक करके वो लोगों को इन्होंने मारा, देहातों के अंदर बम फट रहा है, कौन नीचे मर रहा है किसी को नहीं पता। जो मरता था, क्योंकि ये साथ मिले हुए थे उनके, हर कोई को दहशतगर्द कह देते थे, कभी तफ्तीश नहीं हुई।